हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा बाय शिखा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो रहेगी बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस 5th सेमेस्टर थीम्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल थ्योरी के लिए। तो आज की वीडियो में हम इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट में उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हैं आपके पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको अपने पेपर में पास होना है तो आपको ये क्वेश्चंस तैयार करने ही पड़ेंगे। तो आपका फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आपके पेपर में आएगा, वो है डिस्कस सैलिएंट फीचर्स ऑन द इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं। जैसा कि आप सबने अपने सिलेबस में पढ़ा भी होगा कि जो भी प्लाटो और एरिस्टोटल है, जो ग्रीक थिंकर्स हैं, तो दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। उन्हीं सबको तो हम इसमें पढ़ते हैं। तो वो क्या बात करते हैं? आइडियल स्टेट की बात करते हैं कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, उनको क्या क्या काम करने चाहिए। तो ठीक है, जो है वो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, कैसा होना चाहिए उसके बारे में वो ज्यादा फोकस करते हैं। ओ टू बी पर वो ज्यादा फोकस करते हैं। जो एग्जिस्ट करता है उसकी वो बात ना करके उसको एक आइडियल फॉर्म में ज्यादा बात करते हैं। तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, ये आइडियल बातें करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, वो है दे फोकस मोर ऑन रीजन एंड साइंस रेदर देन रिलीजन। जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है वो धर्म पर ज्यादा आधारित होते हैं, धर्म से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो रीजन और साइंस की ज्यादा बात करते हैं, वो ह्यूमन रैशनैलिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और वो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या हो गए? रैशनल हो गए। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्या हो गए? इमोशनल हो गए, रिलीजन बेस्ड हो गए, धर्म पर आधारित हो गए। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो हैं वो लॉजिकल और रीजन के साथ बात करते हैं, रैशनैलिटी के साथ बात करते हैं। और जो ईस्ट में हमारे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो गए वो क्या हो गए? ट्रेडिशनल हो गए, आप उनको कंजर्वेटिव भी बोल सकते हो। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मैटेरियलिस्टिक होते हैं और जो इंडियन है वो क्या होते हैं? स्पिरिचुअल। रिलीजन से क्या हो गया? स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं। और जो वेस्टर्न है उनके लिए जो मैन है, जो ह्यूमन रैशनैलिटी है, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ही कोर है। तो ये क्या हो गए? ह्यूमनिस्ट हो गए। लेकिन जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं वो रिलीजन बेस्ड होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं। और जो गॉड है, जो भगवान है, जो डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट्स है, पूजनीय के राजा को ही दैवीय मान लेते हैं, ये उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये भगवान पर ज्यादा आधारित होते हैं। और जो वेस्टर्न है वो किसकी बात करते हैं? ह्यूमन रैशनैलिटी की। तो यही सब आपको अपने पेपर में लिखना है। सेकंड आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता पर अरस्तु का सिद्धांत क्या है? ठीक है, तो जो एरिस्टोटल थे, जो अरस्तु थे, वो मानते थे कि केवल एक राज्य में रहने से ही आप उस जगह के नागरिक नहीं बन सकते हो। ठीक है, उन एरिस्टोटल ने नागरिकता से किस किस को बाहर रखा था? स्त्री को, मतलब औरत को, बच्चों को और बूढ़े व्यक्ति को उन्होंने नागरिकता देने से मना कर दिया था। ठीक है, अरस्तु के अनुसार नागरिकता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति में शासन करने की योग्यता के साथ ही शासन करने का गुण भी होना चाहिए। ठीक है, जिन व्यक्तियों की राज्य के कार्यों में रुचि हो वो ही नागरिक बन सकते हैं। और नागरिक बनने के लिए व्यक्ति में बौद्धिक और नैतिक योग्यताएं भी होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में ये सारी योग्यताएं होंगी तो वो ही व्यक्ति उस जगह का नागरिक बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो यंग मेल है वो ही एरिस्टोटल के हिसाब से नागरिक बन सकता है, क्योंकि उसने अपनी थ्योरी से जो लोगों को नागरिकता से बाहर रखा है उसमें उसने वुमेन को, छोटे बच्चों को, क्योंकि वो बच्चे उनमें दिमाग नहीं है, उसके हिसाब से औरतें रूल करना नहीं जानते हैं। और जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो भी आदमी या औरत हैं, बूढ़े हैं, वो रूल नहीं कर सकते, उनमें उतनी क्षमता नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको नागरिकता के उससे बाहर रखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी बाय रूसो। रूसो की असमानता की उत्पत्ति की संकल्पना पर निबंध लिखिए। तो जो रूसो थे, ठीक है, उनका मानना था कि जो प्राकृतिक अवस्था में जो एक ह्यूमन का नेचर था, नेचुरल जो उसका नेचर था, वो एक जानवर के समान था। ठीक है, जिसे नैतिक और अनैतिक का कोई ज्ञान नहीं था, उसको नहीं पता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक है, और इस प्राकृतिक अवस्था में अनार्की, आप समझते हो ना, अनार्की मतलब जब कोई भी राज्य नहीं है, कोई भी रूल करने वाला नहीं है, तो उस अवस्था में सब लोग खुश थे, लेकिन उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं था। हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जो है वो गेन करना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने पास चाहता था।
लेकिन जैसे जैसे आधुनिक सभ्यता आई, ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन आया, तो मानव का जो स्वभाव था वो भी धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ, ठीक है। और जैसे ही फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टेट का ओरिजिन हुआ, राज्य की उत्पत्ति हुई, इन सभी चीज़ों से निजात पाने के लिए, जो ये प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि ह्यूमन को पता ही नहीं है रहना कैसे है, ठीक है। हमने क्या बोला, जानवर के समान है, तो उसको पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन करने के लिए स्टेट को बनाया गया, ठीक है। और राज्य को अच्छे से चलाने के लिए कुछ नियम भी बनाए गए, तो क्या आ गई, आधुनिक सभ्यता आ गई। तो जो ये ह्यूमन सिविलाइजेशन आई, आधुनिक सभ्यता आई, उससे कुछ असमानता पैदा हुई, इनइक्वालिटी पैदा हुई। रूसो का मानना था कि जब राज्य बना तो राज्य बनने से व्यक्ति का बौद्धिक विकास हुआ, फिर मनुष्य जो था वो नैतिक और अनैतिक में अंतर करने लगा, उसको पता चलने लगा कि क्या अच्छा है क्या गलत है, वो ये सब जानने लगा। तो रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था से एक तरफ बहुत सारी अच्छाइयां भी आई, तो दूसरी तरफ मनुष्य के अंदर बहुत सारी गलत चीजें भी आई, ठीक है। उसको धोखा देना, बेईमानी, ये सब चीजों का वो सहारा लेने लगा ज्यादा से ज्यादा अधिक चीजें प्राप्त करने के लिए, ठीक है। जिससे समाज में क्या हुआ, अव्यवस्था आ गई, और इस असमानता को खत्म करने के लिए जो राज्य है, जो स्टेट है, उसको एक बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, ऐसा रूसो बोलते हैं, ठीक है। उनका मानना था कि इनइक्वालिटी को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो एक राज्य है उसको ये देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अनैतिक साधनों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने का प्रयास ना करे, ठीक है। तो रूसो हमें बताते हैं कि इस असमानता को खत्म करने के लिए हमें एक सामान्य इच्छा का पालन करना चाहिए, जनरल विल, ठीक है। अंडरलाइन कर लो इसको, अपने पेपर में आपको लिखना ही है। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा सकते हैं कि मार्क्स का उस थ्योरी के बारे में बता दो या ये बता दो, लेकिन आपको बेस जो है वो सेम ही होगा। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हाइथेटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब तक मौजूद सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है, ये स्टेटमेंट दी गई है मार्क्स के द्वारा। तो अब मार्क्स क्या बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं कि थ्रू आउट हिस्ट्री सोसाइटी हैज ऑलवेज बीन इम्पैक्टेड बाय इकोनॉमिक्स एज वेल एज द स्ट्रगल बिटवीन दोज हु हैव फाइनेंशियल मीन्स एंड द पावर एंड दोज हु डू नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मार्क्स और एंजल्स थे वो दोनों क्या बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो अर्थशास्त्र, कौन अमीर है जो गरीब है, उनके बीच में जो क्लास स्ट्रगल है वो चलता ही आ रहा है। ठीक है, तो जो जिसके पास जमीन है, मतलब जो अमीर है, जिसके पास नहीं है, जो गरीब है, तो उन दोनों के बीच में जो क्लास स्ट्रगल है वो चलता ही आ रहा है और पूरी सोसाइटी को वो इम्पैक्ट करता है। तो इससे वो क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, दे आर्ग्यूड दैट द कन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस इज द इंजन ऑफ द हिस्ट्री। यही हिस्ट्री है। तो यही सब आपको अपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली डिस्कस J.S. मिल्स कंसेप्शन ऑन लिबर्टी। J.S. मिल ने जो स्वतंत्रता के बारे में बोला था उसको आपको अपने आंसर में लिखना है। मिल हैज ब्रोट लिबर्टी एट द सेंटर स्टेज ऑफ लिबरलिज्म। उन्होंने फोकस किसको बनाया, लिबर्टी को, स्वतंत्रता को। तो दिस इज द आइडिया दैट पीपल शुड ओनली बी स्टॉप्ड और रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्टिंग व्हेन देयर कंडक्ट में हार्म अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, वो क्या किसके लिए बात करते थे, वो इंडिविजुअल लिबर्टी पर वो ज्यादा फोकस करते थे कि उसको सब अधिकार है, लेकिन उसको कब रोका जा सकता है, जब वो दूसरों को हार्म करता है। ठीक है, मानो कि मैं चाहती हूँ कि मैं रात को गाने बजाऊं, वो मेरा अधिकार है कि मैं गाने सुन सकती हूँ, लेकिन मैं रात को 11 बजे के बाद दूसरों की नींदें खराब नहीं कर सकती हूँ, उससे दूसरों का राइट जो है वो हार्म हो रहा है। तो यही सब जो है वो J.S. मिल अपनी थ्योरी में हमको समझाते हैं। तो उनके अनुसार लिबर्टी क्या था, तो अकॉर्डिंग टू J.S. मिल, लिबर्टी मीन्स absence of restraint and believes that any kind of restriction on liberty is an evil। कि अगर किसी की भी स्वतंत्रता पर हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कोई भी क्या बोलते हैं बंधक लगाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल आप कब लगा सकते हो रिस्ट्रिक्शन, जब दूसरों के राइट का हनन हो रहा हो या किसी और दूसरे इंडिविजुअल को आपकी राइट से क्या हो रहा हो, हार्म हो रहा हो, तो ही रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट से, एनालाइज द व्यूज ऑफ पंडिता रमाबाई ऑन पैट्रियार्की। पितृसत्ता पर जो पंडिता रमाबाई के विचार थे उनको आपको इस आंसर में लिखना है।
पंडिता रमाबाई को भारत की समाज सुधारक, पहली समाज सुधारक महिला और पहली फेमिनिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने जो पितृसत्तात्मक जो समाज था सोसाइटी में इंडिया में, उसके खिलाफ बहुत पुरजोर आवाज उठाई थी। उन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने हिंदू महिलाओं की समस्याओं को बताया था और जो पितृसत्तात्मक समाज है उस पर भी प्रकाश डाला था। उसके बाद उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज भी की थी और जो है बाद में उन्होंने क्रिश्चियन धर्म भी उन्होंने अपना लिया था। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यूज ऑन सोशल जस्टिस। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय के विचारों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंबेडकर जो है उससे आपके पेपर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। भीमराव अंबेडकर जी ने जो सामाजिक सुधार है उनको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी थी। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोशल वैल्यूज है, जो सोसाइटी है, आपको उसकी जस्टिस के बारे में ज्यादा बात करोगे तभी आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उसके बाद आएंगे, वो अपने आप सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके हिसाब से अगर किसी भी सोशल जस्टिस की हम बात करेंगे, सामाजिक सुधार के लिए जातिवाद को खत्म करना सबसे पहले आवश्यक है। ठीक है, अब सामाजिक सुधारों में आपके पारिवारिक सुधार भी आएंगे। ठीक है, आपके परिवार से संबंधित, फैमिली से संबंधित और धार्मिक सुधार भी दोनों शामिल थे। पारिवारिक सुधारों में क्या कहा गया, बाल विवाह, ठीक है, पर्दा सिस्टम, ये सारी प्रथाएं जो थी उनको हटाना शामिल था। और उसके बाद महिलाओं का सशक्तिकरण, ठीक है, एम्पावरमेंट, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, ठीक है, और हिंदू कोड बिल, इन सब के माध्यम से उन्होंने सोशल जस्टिस के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई थी। यही सब आपको अपने आंसर में लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें शॉर्ट नोट आएगा, या तो आपसे गांधी और स्वराज पूछ सकते हैं या कौटिल्य का सप्तांग थ्योरी पूछ सकते हैं। सप्तांग थ्योरी में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी है। सप्तांग थ्योरी क्या है, 7 चीजें, 7 एलिमेंट्स जो किसी भी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एक अच्छे से अपना काम करने के लिए स्मूथली। उसमें क्या क्या है, स्वामी है मतलब राजा, अमात्य, कोश, दुर्ग, मित्र, ठीक है, और क्या बोलते हैं टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, यही सब आपको अपने उसमें लिखना है। नेक्स्ट है लॉक ऑन नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार पर जॉन लॉक। तो आप सबने पढ़ा होगा कि इसमें जो जॉन लॉक थे वो किस पर बात करते थे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी पर। जो लॉक थे, ही बिलीव्ड दैट द मोस्ट बेसिक ह्यूमन लॉ ऑफ नेचर इज द प्रिजर्वेशन ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, और लास्ट जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो है लोहिया ऑन सोशल जस्टिस। जो अंबेडकर का भी हमने ऊपर पढ़ा था, ऐसे ही जो लोहिया थे उनका क्या विचार था सामाजिक न्याय को लेके। तो ये टोटल 8 क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से ये 100% आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, थोड़ा सा घुमा फिरा सकते हैं लेकिन बेस यही रहेगा। ठीक है, तो आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो से आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।